हेलो दोस्तों, आज से स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सीडीबी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2022 के 3 जनवरी का हम आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए जाने क्वेश्चन के बारे में। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? विकासात्मक कार्य, विकासात्मक आवश्यकताएं, विकासात्मक बाधाएं, विकासात्मक क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा विकासात्मक कार्य। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। विकास कार्य शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल से होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे हम विकास कहते हैं। विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। हमारा आंसर हो जाएगा पहला, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होती है, जिसे हम अधोगामी विकास कहते हैं। सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है, उसके बाद हृदय का निर्माण होता है। आंसर हमारा पहला हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है, फिर भी ठहर जाता है। आर, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकता। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों गलत है। संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता, फिर ठहर जाता है। ये हमारा गलत बात है। यह किशोरावस्था तक चलता है। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण बाद नहीं सीख सकता, ये भी गलत है। इसलिए हमारा आंसर चौथा हो जाएगा। दोनों गलत हैं। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य को दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में देश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धार्मिक संस्थान है, परिवार है, मीडिया है, विद्यालय है। ये बच्ची जब सना जज के तौर पर दूसरे बच्चों पर नृत्य पर टिप्पणी करती हैं, यह परिस्थिति मीडिया को दर्शाती है। इसलिए हमारा आंसर तीसरा हो जाएगा, मीडिया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम को लगाने की योग्यता पा लेते हैं? संवेदी पेशीय है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक। बच्चे इसमें मूर्त संक्रिया अवस्था में क्रम लगाने की योग्यता आ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समावेशन, संतुलीकरण। इसका आंसर हो जाएगा संतुलीकरण। विद्यार्थी को एक समस्या समाधान हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उसकी सहायता के लिए अध्यापक उन्हें संकेत आधे सुलझे उदाहरण देती है।
यह लेवास्की के सिद्धांत के अनुसार डैश उदाहरण है। पांड है, परिवर्तन है, क्रमबद्धता है, प्रतिपादक अध्यापन है। इसका आंसर हो जाएगा पांड है। हम जब किसी बच्चे को संकेत इशारे से सहायता करते उसे पांड कहते हैं। निम्न में से किस सिद्धांतकार ने कहा संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया? लेवास्की, इवान पैलाउ, वी.एफ. स्किनर, जॉन वी. वाटसन। इसका आंसर हो जाएगा लेवास्की। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी पर्यवेक्ष गौण है। दूसरा, उसने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुनाई। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग ने नारी सिद्धांत के पर्यवेक्ष का गौण माना है, इसलिए हमारा आंसर पहला हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार सुझाव दिया कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डन द्वारा प्रकारों में से नहीं है? संगीतमय है, भाषाई है, शारीरिक गति संवेदिक है, व्यवहारिक है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। हार्वर्ड गार्डन ने व्यवहारिक बुद्धि की कहीं भी कल्पना नहीं की है, इसलिए हमारा आंसर चौथा सही है। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगति कक्षा में संज्ञानात्मक शिक्षण का उदाहरण है? विविध स्पष्टीकरण है, रटकर याद करना, शब्द पुनरावृत्ति, पुष्कदंड, बार बार वेधन अभ्यास। इसका आंसर हो जाएगा विविध स्पष्टीकरण। विविध प्रकार से हम बच्चों को संज्ञानात्मक कौशल सिखा सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। बहुभाषिकता के संदर्भ निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? पहला, विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। स्कूल को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देशात्मक के समान है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। कक्षा में एक वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी के समावेशन को बढ़ावा देते हैं। शिक्षक कक्षा को उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा को उपयोग करते हैं। यह गलत हो जाएगा। हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा। वे बच्चे जो अक्सर अपने अभिभावक को मानवीय की जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए के संदर्भ में, कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। अधिक संभावना है कि जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे। अधिक संभावना है कि जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। कम संभावना है कि वे समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। हमारा आंसर इसमें सबसे पहला सही हो जाएगा। कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, इसलिए हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। राष्ट्रीय नीति शिक्षा 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? पहला, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी में तनाव उत्पन्न करना, डर पैदा करना। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, अध्यापन अधिगम विद्यार्थियों को दोहराना। यह भी पॉजिटिव है। अधिगम विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी सही है। कक्षा अंदर बाहर विद्यार्थियों को समर्थ, दोनों तरफ से हम अंदर और बाहर से विद्यार्थियों को समर्थ बना सकते हैं।
शिक्षा सीखने सुनिश्चित तनाव उत्पन्न करना, ये तो गलत बात है, विद्यार्थी के अनुकूलन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर चौथा सही है। गद्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में सहायता करता है? बच्चों के बौद्धिक स्तर। दूसरा, समकक्षों की तुलना में छात्र का संबंधित पद। बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। बच्चा सामान्य नियमित विद्यालय पढ़ने के लायक है या नहीं। हमारा आंसर तीसरा, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं ही बच्चों के गतिशीलता में प्रभाव डालती हैं, इसलिए हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा और बाकी सब गलत हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।